नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीजे सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्धिक संपदा क्या है। मनुष्य शारीरिक मेहनत के द्वारा भौतिक संपत्ति का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी विशेष संपदा का निर्माण करता है तो उसे ही बौद्धिक संपदा कहते हैं। बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसे मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। बौद्धिक संपदा में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार चिन्ह भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कोई आविष्कार करता है तो यह उसकी बौद्धिक संपदा है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गाना गाता है या लिखता है अथवा फिल्म के स्क्रिप्ट या कोई कहानी लिखता है तो ये भी उसकी बौद्धिक संपदा मानी जाएगी। इस प्रकार की संपदा भौतिक संपदा की श्रेणी में नहीं आती। ऐसी संपदा उस विशेष व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बनाया है, इसलिए उस विशेष संपदा पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। अतः उस खोज, आविष्कार, गीत, संगीत, कहानी, कविता आदि को उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा मानी जाएगी। उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा। बिना उसकी अनुमति के उस बौद्धिक संपदा का उपयोग करना कानूनी अपराध होगा। विभिन्न प्रकार की बौद्धिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा कानून लागू किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। कॉपीराइट। कॉपीराइट राइटिंग, म्यूजिक और आर्ट संबंधी ऐसे कामों को प्रोटेक्ट करता है जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया हो। कॉपीराइट का अधिकार रचनाकार का जीवन रहने तक और इसके बाद के 70 सालों तक सुरक्षित रहता है। किताबें, फिल्में, रिकॉर्डिंग और वीडियो गेम जैसे कामों का कॉपीराइट होता है। सिर्फ कॉपीराइट होल्डर ही अपनी रचना को दोबारा प्रकाशित कर प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो चाहे तो इसका अधिकार दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है। पेटेंट। पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल न तैयार कर सके। दूसरे शब्दों में पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। पेटेंट आविष्कारकर्ता को यह अधिकार देता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी सहमति के बिना उस आविष्कार को अगले 20 वर्षों तक नहीं बना सकता, ना ही इस्तेमाल कर सकता है और ना ही बेच सकता है। पेटेंट कराने के बाद पेटेंट धारक को यह अधिकार होता है कि वो अपने आइडिया के आधार पर उत्पाद या सेवा को बाजार में लॉन्च करे या किसी दूसरे को ऐसा करने का लाइसेंस देकर पैसे कमा सकता है। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की अलग पहचान बताने वाले शब्द, नाम, सिंबल, आवाज या रंग को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क पेटेंट से अलग है। ट्रेडमार्क को हमेशा के लिए रजिस्टर कराया जा सकता है। यह तब तक वैलिड रहता है जब तक कि इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए होता रहे। मिसाल के तौर पर कोका कोला बोतल की शेप को ले लीजिए जिसको ट्रेडमार्क के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम और पहचान होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में बड़ी भूमिका निभाता है। ट्रेडमार्क का अधिकार किसी दूसरे द्वारा समान सिंबल, शब्द, आवाज, कलर आदि बनाकर कंफ्यूज करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे को वैसा ही प्रोडक्ट बनाकर अलग मार्क के साथ बेचने से रोकने का अधिकार नहीं देता। भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार का इतिहास। मनुष्य बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और रचनाओं को जन्म देते हैं। उन आविष्कार और रचनाओं पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन इस अधिकार की सुरक्षा हमेशा चिंता का विषय बना रहा।
यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकार की चर्चा शुरू हुई। बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा नई नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लेख 15वीं सदी से ही मिलता है। 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से साहित्यिक रचनाओं की नकल करने का काम शुरू हो गया था। इस गैर कानूनी नकल को देखते हुए व्यक्तिगत रचनाओं और आविष्कारों की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। यदि हम कोई मौलिक रचना या आविष्कार करते हैं और उस रचना या आविष्कार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह रचनाकार के अधिकारों का हनन है। 19वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया भर में इस बात पर बहस तेज हो गई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए। तब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन के प्रयासों से बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी अभिकरणों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत वर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय नैतिक और वाणिज्य रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि आमुख बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर ही दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबंध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां। सामान्यतः बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार में अपेक्षित प्रगति न हो पाने का जिम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं। हालांकि इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने का उपयुक्त मौका है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा किस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में अक्सर किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच टकराव देखने को मिलता है। भारत में पेटेंट करवाना जटिल कार्य है। हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है। किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह की शोध से बेहतर है या नहीं। इस लिहाज से निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मौजूदा वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। ऐसे में अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का आधार कला या तकनीकी कौशल को बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये मशीनें ही अपने नाम का पेटेंट करवाएंगी। शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित न कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।